जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। जो टॉपिक रहेंगे हमारे वो होंगे द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा और सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण का मतलब जब भी किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न किया जाता है तो वो उस वस्तु पर कितने प्रकार से वितरित हो सकता है। इन सब टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण या द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। पहले तो समझ लीजिए कि बल आघूर्ण क्या होता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, ये इस प्रकार से एक वस्तु है। अगर हम इस वस्तु के एक सिरे को क्या करें, एक सिरे को स्थिर कर दें, यानी कि हम कहें कि एक सिरे को हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद हम दूसरे सिरे पर एक बल लगाते हैं तो क्या होता है कि ये जो इसका स्थिर बिंदु है ये क्या करेगा, इस स्थिर बिंदु के चारों तरफ घूमने लगेगा, घूर्णन गति करने लगेगा। तो जब हमने इसको एक सिरे पर फिक्स करके दूसरे सिरे पर बल लगाया तो इस पर क्या होता है कि यह एक स्थिर बिंदु के चारों तरफ घूमने लगता है और इसी प्रभाव को बोला जाता है बल आघूर्ण। या एक तरीका और हो सकता है कि आपके पास कोई वस्तु है, आप उस वस्तु के को मध्य से क्या करते हैं, स्थिर कर देते हैं और मध्य से स्थिर करने के बाद, फिक्स करने के बाद आप इसके दोनों सिरों पर बराबर और विपरीत बल लगाते हैं। तो जब दोनों सिरों पर बराबर और विपरीत बल लगाएंगे तो होगा क्या, ये वाला सिरा इस तरफ घूमने की कोशिश करेगा, ये वाला सिरा इस तरफ घूमने की कोशिश करेगा और ये जो आपकी वस्तु थी ये अपने केंद्र पर, या हम कहें कि ये उस स्थिर बिंदु की चारों तरफ घूमने लगती है। इसको भी बल आघूर्ण बोलते हैं। तो कहने की बात केवल इतनी सी है कि आपने क्लास 11वीं में पढ़ा है कि जब भी किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल के प्रभाव से वस्तु एक स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमने लगती है तो इस घूर्णन प्रभाव को ही हम बल आघूर्ण कहते हैं। वही बल आघूर्ण हमको समझना है। किस पर कार्य करने वाला, द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण हमें पता लगाना है जब द्विध्रुव कहाँ रखा हो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। तो देखिए, जब हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में, कि एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम कैसे निरूपित करते हैं, तो एक तथ्य निकल के आया था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र को समांतर बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए हम एक समान वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं। मान लीजिए ये इस तरीके से ये एक वैद्युत क्षेत्र है, समांतर बल रेखाएं हैं। समांतर बल रेखाएं होने का मतलब ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इस क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हमने कितनी मानी है, E। इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। इस वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा हुआ है। इस वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा हुआ है और वो द्विध्रुव हम ये मान लेते हैं कि ये इस तरीके से एक द्विध्रुव रखा हुआ है इस वैद्युत क्षेत्र में, ये ठीक है। इस द्विध्रुव के दो आवेश हैं। एक आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, ये है आपका +Q, और दूसरा आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, ये है -Q। तो अगर हम इस द्विध्रुव की बात करें तो इस द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो किधर होगा, -Q से +Q की तरफ होता है। तो अगर इस द्विध्रुव के लिए बात की जाए तो वैद्युत क्षेत्र और इसके द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा। देखिए, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये द्विध्रुव का आघूर्ण है, इन दोनों के बीच कोण बन रहा है थीटा। तो हम कह सकते हैं कि माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा हुआ है। द्विध्रुव की जो लंबाई होती है, हमें मालूम है कि लंबाई को हम 2a से प्रदर्शित करते हैं। तो अब एक बात समझिए, द्विध्रुव है क्या है। द्विध्रुव दो बराबर और विपरीत आवेशों का एक निकाय है और हमने ये पढ़ा है कि जब भी कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वो आवेश एक बल का अनुभव करता है। यहाँ पर तो द्विध्रुव में कितने आवेश हैं, दो आवेश हैं, तो कितने बल लगने चाहिए, दो। अब उन्हीं बलों की अगर हम बात करें तो देखिए दोनों आवेशों पर बल लगेगा और जो आपका बल लगेगा उस बल की दिशा क्या होगी, तो उस बल की दिशा के भी बारे में बात कर लेते हैं। समझिए, ये धनावेश है, धनावेश पर लगने वाला बल सदैव क्षेत्र की दिशा में होता है, तो इस पर एक बल लगेगा इधर की तरफ, ये एक बल आ गया, ये मान लीजिए क्या हो गया, F1 वेक्टर हो गया। दूसरा आवेश कौन सा है, ऋणावेश है। ऋणावेश पर लगने वाला बल सदैव क्षेत्र के विपरीत होता है, इस पर मान लीजिए ये बल लगता है F2 वेक्टर।
अब स्थिति समझिए, अगर हम बात करें तो हमको ये भी मालूम है कि दोनों आवेश कैसे हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू का जो परिमाण है वो कैसा है, समान है। परिमाण है वो समान है, केवल क्या है, प्रकृति विपरीत है, इसलिए दिशा, बल की जो दिशाएं हैं वो भी विपरीत हैं। क्योंकि Q दोनों पर समान है, Q दोनों पर समान है, इस स्थिति में क्या होगा कि मान लीजिए जो आपका F1 वेक्टर होगा उसका मान किसके बराबर होगा, F2 वेक्टर के। केवल क्या विपरीत रहेंगी, केवल और केवल दिशाएं विपरीत रहेंगी। इस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, हम इसको F मान लेते हैं। कितना मान लिया, F। तो आप फिर से समझ लीजिए, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा हुआ है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर दो बल कार्य करते हैं। धनावेश पर लगने वाला जो बल है वो क्षेत्र की दिशा में होता है, ऋणावेश पर लगने वाला बल क्षेत्र के विपरीत। चूंकि आवेशों के मान समान हैं, अतः ये जो बल लग रहे हैं इनके मान भी समान होंगे। तब की स्थिति में अगर हम बात करें, तब आवेशों पर बल की अगर हम बात करें तो कितना निकलेगा, आवेशों पर बल कितना आएगा, बल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, F इज इक्वल होता है E इंटू क्यू। क्या होता है, बल बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू आवेश का परिमाण। F बराबर क्या हो गया, E इंटू क्यू। चूंकि ये दोनों बल बराबर और विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे हैं, अतः ये क्या करेंगे, एक बल युग्म की रचना करेंगे। क्या करेंगे, बल युग्म की रचना करेंगे, जो इस द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा। ये ऐसा रखा हुआ है, जैसे ही इस वाले सिरे पर आगे की तरफ, इस वाले सिरे पर पीछे की तरफ होगा, तो ये क्या होगा, ये धीरे से ऐसे घूमेगा। यानी कि ये जो द्विध्रुव होगा वो आपका इधर की तरफ, ये वाला बल इसको इधर की तरफ घुमाने का प्रयास करेगा, और ये वाला बल इसको इधर की तरफ घुमाने का प्रयास करेगा। और परिस्थिति क्या बनेगी, ये थोड़ी देर बाद ये जो द्विध्रुव था आपका घूम के क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, चूंकि बल बराबर और विपरीत हैं, चूंकि बल कैसे हैं, बल बराबर व विपरीत हैं, विपरीत हैं, जो बलयुग्म बनाते हैं, बलयुग्म बनाते हैं। बराबर और विपरीत है तो ये क्या बनाएंगे, बलयुग्म बनाएंगे। तब द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण, देखिए क्योंकि ये बलयुग्म बना रहे हैं और ये बलयुग्म क्या करेगा, द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा। तब की स्थिति में इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाला जो बलयुग्म का आघूर्ण होगा, उसके लिए देखिए आपने क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा है बलयुग्म के आघूर्ण का। फॉर्मूला होता है टाउ बराबर होता है बल इंटू लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। अब देखिए ये जो लंबवत दूरी है, ये दूरी किसके बीच की आएगी, बलों के बीच की लंबवत दूरी आएगी। अब बलों के बीच की अगर लंबवत दूरी निकालनी है तो यहाँ पर जरा समझ लीजिए, हम थोड़ा सा अलग इसको सॉल्व कर लेते हैं कि मान लीजिए ये आपको दिया है, ठीक है, ये आपका क्या है, माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है। अलग करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, ये दूरी दी गई है आपको 2a। हमको जो दूरी निकालनी है, ये बल इधर लग रहा है, ये बल इधर लग रहा है, हमको इन दोनों के बीच की जो दूरी निकालनी है वो ये निकालनी है। दोनों की जो क्रिया रेखाएं हैं, उन दोनों की क्रिया रेखाओं के बीच की ये जो दूरी होगी, ये दूरी हमको निकालनी है। इस दूरी को मान लीजिए y, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। ये y है, ये 2 है, ये क्या है, थीटा। तो अगर आप यहाँ से बात करें तो y किस पर आ रहा है, लंब पर, 2a किस पर आ रहा है, कर्ण। तो लंब और कर्ण के बीच एक संबंध होता है, वो होता है साइन थीटा का। तो अगर आप यहाँ से बात करते हैं तो कितना मान निकलेगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बल है, बल का मान कितना आया, बल आपका आया F इज इक्वल E इंटू क्यू, क्लियर, इंटू लंबवत दूरी। देखिए अब इसकी लंबवत दूरी अगर आप यहाँ से निकालते हो तो यहाँ से लंबवत दूरी क्या आएगी, y की अगर वैल्यू निकालते हो
तो इस त्रिभुज से आप साइन थीटा निकाल लीजिए। इससे साइन थीटा क्या आएगा, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है y, कर्ण कितना है 2a। तो इस स्थिति में आपका जो y आएगा वो किसके इक्वल आएगा, y की वैल्यू निकालनी है तो 2a इधर आ जाएगा, तो लंबवत दूरी कितनी आई 2a इंटू साइन थीटा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए q इंटू 2a को आप अलग कर लीजिए और बचा हुआ आपका क्या रहेगा e इंटू साइन थीटा, इसको आप अलग ले जाइए। तो अगर हम q इंटू 2a को अलग कर लेते हैं तो इस स्थिति में क्या आएगा, टाउ इज इक्वल q इंटू 2a, ये अलग ले लिया और ये कितना आ गया आपका e इंटू साइन थीटा। देखिए q इंटू 2a होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो अगर हम यहाँ पर इसका मान रख लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का, तो क्या बनेगा फॉर्मूला हमारा, टाउ इज इक्वल p इंटू ई साइन थीटा। तो क्या आया, टाउ इज इक्वल p इंटू ई साइन थीटा। समझ लीजिए जब भी किसी द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर दो बराबर और विपरीत बल कार्य करेंगे जो एक बल युग्म बनाएंगे, जिसके कारण द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में घूमने का लगेगा और ये क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा। तो इस स्थिति में अगर हम बल आघूर्ण की बात करें तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल इंटू बलों के बीच लंबवत दूरी। बल का मान E इंटू क्यू, लंबवत दूरी हमने यहाँ से इस डायग्राम को अलग बनाया, कितनी निकल के आई है, लंबवत दूरी निकल के आई है y इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा। मान रखा तो ये क्या आ गया, टाउ इज इक्वल p इंटू ई साइन थीटा। क्लियर। अब इस पूरी परिस्थिति में देखिए यहाँ पर हमने ये पूरा सॉल्व कर लिया, लेकिन हमको ये भी मालूम है कि जो आपका बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो अगर हम इसको सदिश रूप में लिखें, किसमें लिखें, सदिश रूप में, तो देखो इसका भी एक सदिश रूप आएगा। क्या सदिश रूप बनेगा इसका, वो समझिए। सदिश रूप इसका आएगा टाउ वेक्टर इज इक्वल, p क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी सदिश होता है तो p वेक्टर। अब देखो साइन थीटा लगा हुआ है और आपने क्लास 11th में पढ़ा है दो प्रकार के गुणन होते हैं, एक सदिश गुणन और एक अदिश गुणन। दो वेक्टरों के जब वेक्टर्स को हम गुणा करते हैं तो वेक्टरों के गुणनफल दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, एक सदिश गुणन और एक अदिश गुणन। जहाँ पर cos थीटा आता है वो अदिश गुणन होता है और जहाँ पर साइन थीटा आता है वो सदिश गुणन होता है। तो यहाँ पर क्या मिला हमको, साइन थीटा मिल रहा है, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। ठीक है। क्यों इतना आया, तो उसके लिए हमारे पास एक लॉजिक है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल होता है a इंटू बी साइन थीटा। क्या पढ़ा हुआ है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर होता है a इंटू बी साइन थीटा। तो ये तो था बल युग्म का आघूर्ण जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी भी द्विध्रुव पर कार्य करता है। हम बड़ी आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। केवल और केवल आपको लॉजिक मालूम होनी चाहिए कि जब किसी आवेश को रखा जाता है वैद्युत क्षेत्र में तो बल कार्य करता है। धनावेश पर लगने वाला बल क्षेत्र की दिशा में होता है, ऋणावेश पर लगने वाला बल क्षेत्र के विपरीत होता है। इसके अलावा अगर द्विध्रुव की बात करें तो दोनों आवेश समायोजित होते हैं, तो एक बल आगे लगेगा एक पीछे, जिसके कारण द्विध्रुव अपने मध्य बिंदु पर क्षेत्र की दिशा में घूमने लगेगा और जैसे ही द्विध्रुव घूमेगा तो क्या होगा, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। उसी बल आघूर्ण का मान हमने निकाला है, टाउ इज इक्वल p इंटू ई साइन थीटा। p होता है द्विध्रुव का आघूर्ण, e होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब मान लीजिए ये द्विध्रुव जो घूमा, ये घूमने के बाद क्या होगा, हमने बोला कि जब ये घूमेगा, मान लीजिए ये द्विध्रुव कोई ऐसा, ये वैद्युत क्षेत्र था और द्विध्रुव क्या था, द्विध्रुव हम ये मान के चलते हैं कि द्विध्रुव कुछ इस तरीके से इसमें रखा हुआ था। ठीक है, एक बल इस पर इधर लग रहा था, एक बल इस पर इधर लग रहा था, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। ये द्विध्रुव क्या होगा, द्विध्रुव घूमेगा और घूमने के बाद अंतिम स्थिति ये क्या होगी, ये क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। जब ये क्षेत्र के समांतर हो जाएगा तो उस स्थिति को बोलते हैं साम्यावस्था। क्या बोलते हैं,
साम्य अवस्था। अगर हम इस द्विध्रुव को साम्य अवस्था से आगे घुमाने का प्रयास करें या किसी एक नियत कोण से दूसरे कोण तक घुमाने का प्रयास करें तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, इस बात का कैलकुलेशन आज हमको करना है। और देखिए कार्य तो करना पड़ेगा क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, एक होता है न्यूटन का नियम। न्यूटन का प्रथम नियम ये कहता है कि जब तक किसी वस्तु पर कार्य ना किया जाए या उस पर बल ना आरोपित किया जाए उसकी परिस्थितियाँ, उसकी स्थिति चेंज नहीं होती, बदलती नहीं है। तो यहाँ पर अगर द्विध्रुव घूमेगा तो कार्य करना पड़ेगा। और बाद में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो कार्य करेंगे वही ऊर्जा में परिवर्तित होगा। तो पहले तो अभी बात करते हैं कि द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो अब देख लीजिए, हम क्या मानते हैं कि मान लीजिए कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये रहा एक समान वैद्युत क्षेत्र E। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक है। इस द्विध्रुव के जो आवेश हैं वो कितने हैं, इस सिरे पर -q है, इस सिरे पर +q है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2a है। ये कितना है, थीटा कोण पर रखा है। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि जब इसको थीटा कोण पर रखा जाएगा तो क्या करेगा, इस पर दो बराबर और विपरीत बल कार्य करेंगे। एक बल इस पर आगे की ओर कार्य करेगा, धनावेश पर आगे की ओर, और उतना ही बल ऋणावेश पर पीछे की ओर कार्य करेगा, जिसके कारण ये द्विध्रुव घूमने का प्रयास करेगा, क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करेगा। इस स्थिति में अगर हम बात करें तो इस स्थिति में बल आघूर्ण कितना होगा, और ये बल आघूर्ण हम कहाँ निकाल रहे हैं, द्विध्रुव पर। द्विध्रुव पर हमने क्या पढ़ा था, बल आघूर्ण का फॉर्मूला टाउ इज इक्वल होता है P × E sin थीटा। क्लियर। तो अगर बात करें तो देखिए जैसे जैसे ये घूमता जाएगा, कोण जैसे जैसे इसका बदलेगा, बल आघूर्ण का मान क्या होगा, बदलेगा, नियत नहीं रहेगा। कोण बदलने पर बल आघूर्ण का मान बदलता जाएगा, और बल आघूर्ण का मान बदलता जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ये नियत बल आघूर्ण नहीं है, इसका मान लगातार बदलता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो अगर मान लें कि ये जो द्विध्रुव है, हम क्या मानते हैं, माना द्विध्रुव θ1 कोण से θ2 तक घुमाया जाता है। हमने क्या माना कि ये जो द्विध्रुव है ये घूमता है, कितने से कितने कोण तक घूमता है, θ1 कोण से θ2 कोण तक घूमता है, तब किया गया कार्य, क्योंकि घुमाया जाएगा या घूमेगा तो कार्य होगा। कार्य का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, कार्य का फॉर्मूला होता है समाकलन टाउ × डी थीटा। टाउ × डी थीटा का मतलब फिर से समझ लीजिए कि अगर हम इसकी बात करें तो टाउ × डी थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। वैसे तो आपने बल का फॉर्मूला, कार्य का फॉर्मूला पढ़ा होगा बल इंटू विस्थापन, क्योंकि यहाँ पर बल आघूर्ण लग रहा है और जो विस्थापन हो रहा है वो कोण है में है, यानी कि यहाँ पर कौन सी है, घूर्णन गति हो रही है। तो घूर्णन गति में जो कार्य होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। तो बल आघूर्ण को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, टाउ से, तो समाकलन टाउ, और मान लीजिए कोणीय विस्थापन अल्प कितना हो गया, डी थीटा। लेकिन हमको ये मालूम है कि समाकलन जब हम करते हैं तो समाकलन की कोई ना कोई लिमिट होती है। यहाँ पर भी समाकलन की कोई ना कोई लिमिट होगी। क्या लिमिट होगी समाकलन की, वो समझिए। अगर समाकलन की लिमिट की बात करी जाए तो क्या लिमिट होगी समाकलन की, उस पे आते हैं हम, एक मिनट, ठीक है। समाकलन की लिमिट की बात करते हैं, क्या लिमिट होगी समाकलन की, अब वो समझिए। ओके, ठीक है। कितने से कितना दिया है, θ1 कोण से θ2 कोण तक इसको घुमाया जाता है। तो θ1 से θ2 कोण तक हम इसको घुमाएंगे तो लिमिट कितनी आएगी, θ1 से θ2, लिमिट हो गई इसकी θ1 से θ2।
चलिए रखिए, सॉल्व करते हैं। W इज इक्वल समाकलन θ1 से θ2, टाउ का फॉर्मूला क्या था, P इंटू ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए P इंटू ई क्या है, नियतांक हैं, ये कहाँ होंगे, बाहर आ जाएंगे। जब ये बाहर आएंगे समाकलन से तो ये क्या बनेगा, W इज इक्वल P इंटू ई समाकलन θ1 से θ2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। W इज इक्वल, अब देखिए साइन थीटा इंटू डी थीटा का समाकलन क्या होता है, इसका होता है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कितनी है, θ1 से θ2। ठीक है, साइन थीटा का समाकलन होता है कॉस थीटा। अब देखिए जैसे ही हम ये वैल्यू θ1 से θ2 तक की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो देखो माइनस को पहले बाहर ले लो आप, तो W इज इक्वल क्या आएगा, माइनस पी ई, और आपने क्या पढ़ा है कॉस, थीटा की अंतिम लिमिट क्या है θ2 तो θ2 माइनस कॉस प्रारंभिक लिमिट क्या है θ1 तो क्या लिमिट रखी जाएगी θ1। अब ये वाला माइनस आप जरा अंदर ले जाइए, तो जब आप इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो फाइनल आपको क्या मिलेगा, कार्य का फॉर्मूला W इज इक्वल P इंटू ई। अब देखिए θ2 पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाएगा, θ1 निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, किधर आएगा, पहले धनात्मक हो जाएगा तो पहले आ जाएगा। इस माइनस को जैसे ही गुणा करेंगे तो cos θ1 धनात्मक हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा, और cos θ2 ऋणात्मक होके पीछे चला जाएगा। और इस स्थिति में हमको जो मिलने वाला है वो आएगा हमारा कार्य का फॉर्मूला क्या, W इज इक्वल ओके, देखिए क्या आएगा फॉर्मूला, अगर हम इसकी बात करें तो W इज इक्वल P इंटू ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। फिर से समझ लीजिए कि जैसे ही ये द्विध्रुव रखा जाएगा वैद्युत क्षेत्र में तो इस पर दो बराबर और विपरीत बल कार्य करेंगे, जिसके कारण बलाघूर्ण उत्पन्न होगा और ये द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में घूमने का प्रयास करेगा या क्षेत्र की दिशा में घूमेगा। जब द्विध्रुव अपनी स्थिति से घूमता है तो इस कंडीशन में कुछ ना कुछ वर्क होगा, कुछ ना कुछ कार्य होगा, वही कार्य हमको ज्ञात करना है। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बलागुण इंटू कोणीय विस्थापन, बलागुण टाउ कोणीय विस्थापन डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं, θ1 कोण से हम कहाँ तक घुमा के ले जा रहे हैं, θ1 से θ2 तक घुमा के ले जा रहे हैं। इस स्थिति में लिमिट लगाएंगे θ1 से θ2 और क्या आएगा, मान रखेंगे तो पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, पी ई नियतांक के बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा, जो समाकलन होगा वो कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा। और जैसे ही हम इसकी लिमिट जो रखेंगे, फाइनल लिमिट और इनिशियल लिमिट जिसको हम बोलते हैं अंतिम लिमिट और प्रारंभिक लिमिट, तो क्या आएगा, W इज इक्वल पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है, अब इस स्थिति में देखिए, इस स्थिति में दो कंडीशंस बनती हैं। वो दो कंडीशंस कौन कौन सी बनती हैं, उन कंडीशंस पे चलते हैं। तो देखिए पहली कंडीशन क्या बनती है, अगर हम पहली कंडीशन की बात करें तो नंबर 1, पहली कंडीशन ये बनती है कि जब हमने द्विध्रुव को घुमाया तो θ1 कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, और हम कहते हैं कि θ2 कोई भी, हम कहते हैं कि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा था और लंबवत स्थिति से हमने उसको घुमा के किसी सामान्य कोण पर लेके आए। तो लंबवत के लिए θ1 कितना होगा, 90 डिग्री, और किसी भी सामान्य कोण के लिए हमने एक मान लिया कोई वैल्यू θ। हम आपसे कहते हैं कि लंबवत से 30 डिग्री पर लेके आए, कितना कार्य करना पड़ा होगा। तो पहली स्थिति तो ये हो गई। पहली स्थिति ये हो गई, जब ये पहली स्थिति हो गई तब क्या बनेगा वो भी देख लीजिए। तब जो कार्य होगा वो किसके इक्वल होगा, आपने पढ़ा है पी ई ब्रैकेट में कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, मान रखिए तो W इज इक्वल क्या आएगा मान, पी ई, ठीक है, पी ई ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए कॉस 90 माइनस कॉस थीटा की बात करिए तो कॉस 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो ये क्या आएगी, पी ई
और ये क्या आएगी आपकी cos 90 की वैल्यू हो गई 0 माइनस cos थीटा। तो फाइनल अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये फाइनल हमारे पास आएगा W इज इक्वल माइनस बाहर आ जाएगा माइनस P इंटू ई कॉस थीटा। ठीक है, इस स्थिति में अगर बात की जाए तो क्या होता है, इस स्थिति में किया गया कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। समझ में आया? अगर हम द्विध्रुव को लंबवत स्थिति से किसी कोण पर घुमा के लाते हैं, मान लीजिए अगर आपसे कहा जा रहा है कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव है और ये द्विध्रुव इस तरीके से एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा हुआ है। कितने पर? 30 अंश के कोण पर रखा है। इसकी ऊर्जा क्या होगी? तो इसके लिए हम मान के ये चलेंगे कि ये 90 से घूम के 30 पे आया है। कितने से घूम के आया है? 90 से घूम के 30 पे आया है। तो इसका स्थिति में जो कार्य होगा, इसी कार्य को हम क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा बोल देते हैं। और जब हम इसको स्थितिज ऊर्जा बोल देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा U के। लेकिन अगर हम बात करें तो दूसरी स्थिति इसमें और बनती है। वो दूसरी स्थिति क्या बनती है कि जब हम द्विध्रुव को घुमाएं, कहाँ से घुमाएं, थीटा इज इक्वल 0 डिग्री से थीटा 2, थीटा 1 इज इक्वल 0 से थीटा 2 इज इक्वल थीटा। ठीक है, थीटा 1 इज इक्वल 0 डिग्री जो होता है इसको बोला जाता है स्थायी साम्यावस्था। क्या बोलते हैं? स्थायी साम्यावस्था। अभी इस टॉपिक के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि ये स्थायी साम्यावस्था क्या होती है या साम्यावस्था क्या होती है। ठीक है, अगर ये स्थिति होती है तो इस स्थिति में देखिए तब क्या बनेगा, तब जो आपका कार्य होगा वो होगा W इज इक्वल P इंटू ई, फॉर्मूला होता है cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, या हम ये भी बोल सकते हैं P इंटू ई cos थीटा 1 का मतलब cos 0 माइनस cos थीटा 2 का मतलब cos थीटा। मान रखिए कितना होगा, P इंटू ई, ब्रैकेट में क्या आएगा, अगर हम इसकी बात करें तो बेटा देखो मान रखोगे तो मान रखने पे आपको क्या मिलेगा, फिर से समझ लीजिए, जैसे ही आप मान रखोगे आपको मिलेगा W इज इक्वल P इंटू ई इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। ये आ गया कार्य जब किसी द्विध्रुव को उसकी स्थायी साम्यावस्था से घुमाया जाता है। ठीक है, स्थायी साम्यावस्था से घुमाने में हमने कार्य ज्ञात किया। तो पहले हम बात कर लेते हैं, जो अभी समझने वाली बात है कि साम्यावस्था क्या होती है, तो जरा उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं तब चलेंगे आगे। तो देखिए साम्यावस्था की बात करते हैं तो जरा समझिए कि साम्यावस्था होती क्या है। साम्यावस्था को इंग्लिश में बोला जाता है इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं हम इसको? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब या साम्यावस्था का जो मतलब है वो एक बात समझिए कि द्विध्रुव की अगर बात करी जा रही है तो इस पर कार्य करने वाला जो नेट फोर्स है यानी कि बल है, कुल बल कितना होना चाहिए, 0। और कुल बल 0 होने के साथ ही साथ दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि जो कुल आघूर्ण है वो भी कितना होना चाहिए, 0। और ये दोनों तभी संभव हैं, ये दोनों परिस्थितियां तभी संभव हैं जब द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर हो जाए, द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर हो जाए। ठीक है, अब द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर यह तभी संभव है जब क्या हो, जब द्विध्रुव क्षेत्र के
समांतर हो जाए। अब देखो समांतर होने का भी दो कंडीशंस बन सकती है, हम कहेंगे कि समांतर और विपरीत हो जाए। ठीक है, समांतर या विपरीत में देखिए तो दो स्थितियां बनती हैं साम्यावस्था की। पहली जो स्थिति बनती है उसको बोला जाता है स्थायी साम्यावस्था। क्या बोलते हैं? स्थायी साम्यावस्था। स्थायी साम्यावस्था कब होती है वो समझ लीजिए। और दूसरा बनता है अस्थायी साम्यावस्था। देखिए, स्थायी साम्यावस्था और दूसरा होता है अस्थायी साम्यावस्था। जरा अंतर समझिए कि स्थायी और अस्थायी साम्यावस्था क्या है। मान लीजिए ये एक वैद्युत क्षेत्र है इस तरीके से, और कोई भी द्विध्रुव, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यदि कोई भी द्विध्रुव इस वैद्युत क्षेत्र में कुछ इस प्रकार रखा हो, इस प्रकार रखा है द्विध्रुव, ये एक आवेश है और दूसरा आवेश ये है, और कंडीशन क्या है कि इस तरफ का सिरा कैसा है? प्लस क्यू। ये वाला सिरा कैसा है? धनावेश है, और ये वाला सिरा ऋणावेश है। अगर ये धनावेश और ये ऋणावेश है तो धनावेश और ऋणावेश के इस निकाय में अगर हम देखें तो देखो जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसकी दिशा तो ये हो जाएगी p वेक्टर की, और ये दिशा किसकी है? e वेक्टर की। इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में जो आपका, अगर इसमें बात करी जाए तो देखिए इस स्थिति में p वेक्टर व e वेक्टर के बीच कोण थीटा बराबर कितना होगा? 0 डिग्री। तब अगर ये 0 डिग्री हो जाएगा तो इस स्थिति में देखिए कैसे कि हमको त्वरण निकालना था, आघूर्ण निकालना था। कितना होगा? P इंटू ई साइन, P इंटू ई साइन 0 डिग्री। तो इस स्थिति में क्या होगा? 0 हो गया। दूसरी बनती है अस्थायी साम्यावस्था। अस्थायी साम्यावस्था कब बनती है? अस्थायी साम्यावस्था की भी कंडीशन समझ लीजिए कि मान लीजिए ये एक वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा हुआ है। एक द्विध्रुव कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है। ठीक है, एक आवेश इधर है, एक आवेश इधर है, एक आवेश इधर है, और जो स्थिति बन रही है वो ये बन रही है कि माइनस क्यू इधर आ रहा है और प्लस क्यू इधर। इस स्थिति में देखिए, इस स्थिति में क्या होगा? रहेगा तो ये साम्यावस्था में, लेकिन अगर इस स्थिति में अगर हम p वेक्टर देखें तो किधर होगा? जो आपका p वेक्टर होगा उसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ है। p वेक्टर पीछे, e वेक्टर आगे, तो क्या बनेगा? इस स्थिति में जो आपका e वेक्टर और p वेक्टर है, जो आपका p वेक्टर है और e वेक्टर है, उनके बीच क्या होगा? देखो स्थिति क्या बन रही है कि वैद्युत क्षेत्र आगे पीछे, ये आगे और ये पीछे, ये जो कोण बनेगा ये कोण बनेगा आपका 180 डिग्री का। और जब 180 डिग्री का बनेगा तब भी देख लीजिए टाउ इज इक्वल क्या होगा? p इंटू ई साइन 180 डिग्री। और देखो साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो इस अवस्था में भी टाउ कितना? 0। क्लियर? तो साम्य अवस्था का मतलब एक ऐसी अवस्था जिस अवस्था में द्विध्रुव पर कार्य करने वाला जो कुल बल है या द्विध्रुव पर कार्य करने वाला कुल आघूर्ण है, बल युग्म का कुल आघूर्ण है, वो दोनों ही कैसे हो जाएं? शून्य हो जाते हैं। तो उस अवस्था को हम साम्य अवस्था कहते हैं। क्लियर? स्थायी साम्य अवस्था में जो कोण होता है P और E के बीच का वो 0 होता है। अस्थायी साम्य अवस्था में 180 अंश होता है। चलते हैं आगे। आगे हम क्या पढ़ रहे थे? हमने पढ़ा था ये कि दो स्थितियां हैं कि अगर हम 90 डिग्री से घुमा के लाएंगे या हम स्थायी साम्य अवस्था से घुमा के लाएंगे कि दोनों ही स्थितियों में कार्य कितना होगा।
आगे आया है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो देखो स्थितिज ऊर्जा भी हमने जस्ट बात करी पीछे, क्या करी कि हमने ये पढ़ा है जो कार्य होता है वो कितना होता है P इंटू ई, ब्रैकेट में क्या था cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, परिभाषा क्या होती है इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की, वो समझ लीजिए द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत से घुमाकर लाने में कृत कार्य, यानी कि द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत से घुमाकर लाने में जो कार्य किया जाएगा कृत कार्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो द्विध्रुव को लंबवत से घुमा के हम जो लेके आएंगे उस अवस्था में जो कार्य किया जाएगा वो कार्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अगर यही अवस्था देखिए पीछे हम पढ़ चुके हैं, हम सेम यही अप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हम यही अप्लाई करें तो क्या होगा, जो आपका θ1 होगा वो कितना 90 डिग्री होगा और θ2 कितना होगा थीटा। निकाल लीजिए u किसके इक्वल होगा, w के इक्वल होगा। अगर u w के इक्वल होगा क्या वैल्यू रखी जाएगी, जरा समझिए, P इंटू ई इन ब्रैकेट cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा। cos 90 की वैल्यू 0 तो क्या हो गया, u इज इक्वल P इंटू ई इन ब्रैकेट 0 माइनस cos थीटा। अगर हम इसको समझें तो ये क्या आएगा, इसकी वैल्यू अगर हम रखते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी u इज इक्वल माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, u इज इक्वल आया माइनस पी ई कॉस थीटा। क्लियर, ओके। चलिए अब देखिए ये तो आ गई ऊर्जा, लेकिन हमको ये भी मालूम है कि ये जो P और E हैं ये सदिश राशियां हैं। तो अगर हम इनका सदिश रूप देखें, क्या देखें, सदिश रूप, तो देखो सदिश रूप में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है फॉर्मूला, हम साइड से नोट कर लेते हैं। A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल होता था A इंटू बी कॉस थीटा। क्लियर, तो यहाँ पर भी P इंटू ई कॉस थीटा बन रहा है, तो ये अदिश गुणन में जा सकता है। अगर ये अदिश गुणन में जाएगा तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा वो भी समझ लीजिए। तो इस स्थिति में इसका बनेगा क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा मतलब U इज इक्वल, देखो माइनस बाहर है माइनस ले लीजिए, और बाकी P इंटू ई कॉस थीटा का उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, P वेक्टर डॉट E वेक्टर। क्लियर, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनेगा P वेक्टर डॉट E वेक्टर, और ये आ गया इसका सदिश रूप। क्या आ गया, सदिश रूप। तो ऊर्जा आई माइनस पी ई कॉस थीटा, या उसका सदिश रूप आया माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। अब एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, अगर हम इसकी बात करें कि साम्य अवस्था में, किसमें, साम्य अवस्था में ऊर्जा कितनी होगी, तो साम्य अवस्था में हमको क्या रखना है, थीटा को, साम्य अवस्था की अगर हम बात कर लें तो वो भी समझ लीजिए। साम्य अवस्था में, ठीक है, और कौन सी साम्य अवस्था लेते हैं, स्थाई। स्थाई साम्य अवस्था में जो थीटा होता है वो कितना होता है 0 डिग्री, और 0 डिग्री होगा तब जो आपकी ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, U इज इक्वल माइनस पी ई कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 का मतलब जो U आएगा आपका कैसा आएगा, U इज इक्वल माइनस पी ई, और ये जो ऊर्जा का मान होता है ये ऊर्जा का कैसा मान है, न्यूनतम है। इसके अलावा दूसरी साम्य अवस्था में अगर हम इसको देखें,
दूसरी कौन सी साम्यावस्था है? अस्थाई। अस्थाई साम्यावस्था में थीटा कितना होता है? 180। और जब थीटा 180 होता है उस स्थिति में क्या होगा? u इज इक्वल माइनस पी ई कॉस 180। देखो कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस पी ई इन ब्रैकेट -1 आएगा। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो u इज इक्वल क्या आया? प्लस पी ई। और जब ये प्लस पी ई आया तो ये जो वैल्यू होती है ये ऊर्जा की कैसी वैल्यू है? ये ऊर्जा की अधिकतम वैल्यू है। तो यहाँ से हमको दो निष्कर्ष भी निकलते हैं कि जब कोई द्विध्रुव अपनी स्थायी साम्यावस्था में होता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, वहीं जब ये अस्थायी साम्यावस्था में होगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। क्लियर? फटाफट इसको नोट कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। कुछ क्वेश्चंस हैं इस पर बेस्ड, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, तब हम बात करेंगे इसकी। चलिए देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। कर लिया होगा आई थिंक नोट। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 1 कूलाम इंटू मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए। तो देखो क्या क्या गिवन है, पहले वो नोट करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या चीजें दी जा रही हैं, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में लिखा हुआ है, तो E कितना दिया है? 2 न्यूटन प्रति कूलाम। थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री। 1 कूलाम इंटू मीटर आघूर्ण का वैद्युत, ये कूलाम इंटू मीटर किसका होता है? द्विध्रुव का आघूर्ण दिया है, यानी कि P दिया है। 1 कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण की मतलब है टाउ हमको निकालना है। अब अगर हमको टाउ निकालना है तो बेटा देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सॉल्यूशन देखिए, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? टाउ इज इक्वल होता है P इंटू ई साइन थीटा। रखिए मान, टाउ इज इक्वल P कितना 1, E कितना 2 इंटू साइन 30 मान रखेंगे तो ये कितना आएगा? टाउ 1 इंटू 2 का गुणा करेंगे तो 2 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा? टाउ इज इक्वल 1, और इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर? देखिए फटाफट सॉल्व कर लीजिए इसको, बहुत आसान है। जो जो हमको गिवन था हमने केवल उनके मान रखे हैं, और मान रखने के बाद हमने सिंपल क्या किया है? हमने उसकी वैल्यू प्लेस करके फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लिया। इसमें कुछ ज़्यादा था भी नहीं। क्या क्या दिया था? जो दिया था 2 न्यूटन प्रति कूलाम दिया था वैद्युत क्षेत्र, 30 अंश का कोण दिया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया है 1 कूलाम इंटू मीटर, बल युग्म पता करना है। तो ये आ गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है। ठीक है, फिर से वही देख लो कि गिवन क्या क्या है। सबसे पहले हमको जो दिया जा रहा है वो क्या है? वैद्युत क्षेत्र कितना है? 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। कोण कितना है? 30 अंश। और उस पर 6 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। अब देखो इसमें बल आघूर्ण अब की बार दिया गया है 6 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन इंटू मीटर। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। P निकालना है। अब देखो P निकालना है तो P निकालने के लिए फिर से वही सिंपल, क्या सॉल्यूशन रहेगा हमारा? फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ा है टाउ इज इक्वल होता है P इंटू ई साइन थीटा। तो यहाँ से रखो मान, टाउ कितना है? 6 इंटू 10⁻⁻24 इज इक्वल P निकालना है हमको। E कितना है? 10⁵5 इंटू साइन 30।
अब जरा देखो 10 की घात 5 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना होगा 6 इंटू 10 की घात माइनस 29, क्योंकि 10 की घात 5 इधर से इधर आया माइनस का हो गया, 10 की घात माइनस 29 इज इक्वल क्या होगा p इंटू साइन 30 का मान 1/2, 2 इधर आएगा गुणा हो जाएगा, तो जैसे ही ये गुणा होगा 2 इंटू 6 कितना हुआ 12, तो ये आपका आया p इज इक्वल 12 इंटू 10 की घात माइनस 29 कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, और अगर आप चाहो कि दशमलव से पहले एक संख्या केवल आपको एक ही रखनी है तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 1.2 इंटू 10 की घात माइनस 28 कूलाम इंटू मीटर। इन दोनों में आपका जो मन करे आप नोट कर सकते हो। सिंपल बलागुण के का जो फॉर्मूला था, हमने फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज हमको दी जा रही थी हमने वो वैल्यू सारी रख के उसको सॉल्व किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अब देखो +1 माइक्रोकूलाम और -1 माइक्रोकूलाम, यहाँ पे कितना रखा है +1 माइक्रोकूलाम और यहाँ रखा है -1 माइक्रोकूलाम। कितनी दूरी है 2 सेंटीमीटर। देखो जरा बराबर और विपरीत आवेश है और दूरी भी अल्प है, तो ये क्या बन गया द्विध्रुव बन गया। दोनों मिलकर एक द्विध्रुव की रचना करते हैं और दिया भी गया है, इसमें हमने पढ़ा नहीं बट इसमें दिया भी गया था। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 इंटू 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर। तो फटाफट से वो चीजें नोट करते हैं जो दी गई हैं, यानी कि गिवन है। क्या क्या दिया है हमको, पहला तो आवेश दे रखा है कितना, एक प्लस का और एक माइनस का 1 माइक्रोकूलाम। द्विध्रुव के बीच की दूरी जो होती है वो 2a होती है, कितनी है 2 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम इसको चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की घात माइनस 2 मीटर, बदलना पड़ता है। तीसरी चीज क्या दी है, वैद्युत क्षेत्र दिया है कितना 1 इंटू 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर। क्या क्या ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P ज्ञात करना है पहला तो, और दूसरा क्या ज्ञात करना है, दूसरा ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। क्या निकालना है, अधिकतम बल आघूर्ण। अब इस स्थिति में देखिए पहले वाले को सॉल्व करते हैं। पहला वाला क्या है P का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a, तो P इज इक्वल Q कितना है 1 माइक्रोकूलाम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलाम। तो 1 इंटू 10 की घात -6, 2a कितना है 2 इंटू 10 की घात -2, 2 इंटू 10 की घात -2 करिए गुणा कितना आएगा, ये आएगा 2 इंटू 10 की घात -8 कूलाम इंटू मीटर। ये आ गया आपका पहला वाला आंसर। ठीक है, सिंपल P निकालना था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो P का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a, हमने Q इंटू 2a निकाल लिया। अब आते हैं दूसरा, अधिकतम बल आघूर्ण निकालना है। ठीक है, तो अगर आप बात करते हो किसकी, अधिकतम आघूर्ण के लिए, अधिकतम आघूर्ण के लिए बेटा एक चीज याद रखना, अधिकतम आघूर्ण तभी होता है जब थीटा कितना हो 90 डिग्री। अधिकतम बल आघूर्ण के लिए थीटा का मान 90 डिग्री होगा, और तब जो आपका टाउ होगा, टाउ इज इक्वल क्या हो जाएगा P इंटू ई साइन 90, क्योंकि फॉर्मूला होता है बल आघूर्ण का टाउ इज इक्वल P इंटू ई साइन थीटा, और साइन थीटा की अधिकतम जो वैल्यू होती है, अधिकतम जो मान होता है वो होता है 1 जब साइन की वैल्यू 90 हो। तो हमने वही अधिकतम मान इसका रखा P इंटू ई साइन 90। अब देखिए एक एक करके वैल्यू रख लेते हैं। टाउ P की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 -8 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10 टू दी पावर 5 इंटू साइन 90 का मान 1। तो ये जो आपका आया अधिकतम बल आघूर्ण कितना होगा
1 दूनी 2 और 10 की घात -8 में 10 की घात 5 का गुणा होगा तो 10 की घात -3। ये जो आपका मान आया, ये मान आया आपका किसका? अधिकतम बल आघूर्ण का। और इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है इसका न्यूटन इंटू मीटर। क्या होगा मात्रक? न्यूटन इंटू मीटर। तो देख लीजिए फटाफट जो चीज़ें हमको दी जा रही हैं हमने उन्हीं को यूज़ करके सॉल्व किया है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन और दिया है। क्या दिया है? 100 माइक्रोकूलम तथा -100 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 × 10 की घात -3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। यदि वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए स्थित है तो ज्ञात कीजिए इनसे बनने वाले वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, यानी कि हमको P निकालना है। दूसरा, वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण निकालना है, टाउ निकालना है। तीसरा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यानी कि U निकालनी है। और वैद्युत द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था से घुमाने में किया गया कार्य, स्थायी साम्यावस्था से घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और नोट करेंगे। जो चीज़ें दी गई हैं हम पहले उनको नोट करेंगे, फिर करते हैं आगे बात। चलिए करते हैं सॉल्व इसको। देखिए क्या क्या अमाउंट हमको दिया जा रहा है, हम पहले उस अमाउंट को नोट कर लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है एक बार उस पर फोकस करेंगे। आवेश दिए जा रहे हैं दोनों आवेश हमको मालूम है, यानी कि Q कितना है? प्लस और माइनस 100 माइक्रोकूलम। प्लस माइनस 100 माइक्रोकूलम का मतलब है 100 × 10 की घात -6 कूलम। या इसी को हम लिखें तो 100 का मतलब होता है 10 की घात 2। ये उसमें से कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 10 की घात -4 कूलम। ठीक है, दूसरी चीज़ हमको क्या दी जा रही है? दूरी दी गई है दोनों आवेशों के मध्य, यानी कि 2a दिया गया है। कितना? 2.0 × 10 की घात -3 मीटर। इसके बाद हमको क्या दिया गया है? वैद्युत क्षेत्र दिया गया है जिसमें ये रखा है। कितना वैद्युत क्षेत्र है? 1.0 × 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, हम एक एक करके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट में हमको क्या सॉल्व करना था? P निकालना था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P। तो P का फॉर्मूला क्या होता है? P = होता है Q × 2a। रखिए मान Q कितना? 10 की घात -4 इंटू 2a कितना है? 2.0 × 10 की घात -3। ये रहा, देख लीजिए। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? P = 2.0 × 10 की घात -7 कूलम इंटू मीटर। अब देखो 2.0 है और दशमलव में 0 लिखना चाहो तो लिखो और ना लिखना चाहो तो ना लिखो, वो आपका मैटर है कि आप करना क्या चाहते हो। ठीक, दूसरे पर आते हैं। दूसरा क्या हमको निकालना है? दूसरे में हमें निकालना है बलयुग्म का आघूर्ण, द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण। अब देखिए द्विध्रुव पर बलयुग्म के आघूर्ण की बात करी जा रही है तो क्या फॉर्मूला होता है? टाउ = P × E sin थीटा। रखो जरा मान, P कितना आया? ये 2 × 10 की घात -7। E कितना? 1 × 10 की घात 6, 1 × 10 की घात 6 और इंटू में क्या है? sin 30 अंश का कोण दिया गया है। जो चीज़ हमने यहाँ पर नोट नहीं की थी फिर से कर लेते हैं कि थीटा कितना है? 30 डिग्री है। जरा रखो मान, इन सबको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा? टाउ = 2 × 10 की घात -7 और ये प्लस का 6 कितना होगा? 10 की घात -1 इंटू sin 30 का मान 1/2। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल। क्या आएगा? टाउ आपका बचेगा 10 की घात -1 यानी कि टाउ = 0.1 न्यूटन इंटू मीटर। क्योंकि 10 की घात -1 का जो मान होता है वो होता है
कितना 0.1। तो ये मान आ गया हमारा दूसरा। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे में हमें क्या निकालनी है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो चलते हैं स्थितिज ऊर्जा की तरफ। क्या होती है स्थितिज ऊर्जा, वो भी समझिए। ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो हमने क्या पढ़ रखा है, U इज इक्वल माइनस PE cos थीटा। U इज इक्वल माइनस P की वैल्यू 2 × 10 की घात -7, E की वैल्यू 1 × 10 की घात 6 इंटू cos 30। करो जरा, तो U इज इक्वल 2 × 10 की घात -1 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल। तो ये कितना आएगा, U इज इक्वल आएगा √3 × 10 की घात -1। √3 का मतलब होता है 1.732 इंटू 10 की घात -1। क्लियर? या अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, U इज इक्वल 0.1732 और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल। ठीक है, अगला का पार्ट क्या था, अगले को समझते हैं। अगला था द्विध्रुव को स्थायी साम्य अवस्था से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। तो देखो, स्थायी साम्य अवस्था से घुमाने में जो कार्य होता है, चौथा पार्ट था, क्या था, स्थायी साम्य अवस्था से घुमाने में कार्य। क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है स्थायी साम्य अवस्था से घुमाने में जो कार्य होता है, कार्य का फॉर्मूला है W इज इक्वल P इंटू E इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, करो। W इज इक्वल कितना है, P 2 × 10 की घात -7 इंटू E कितना है, 1 × 10 की घात 6 1 माइनस कितने डिग्री हमने घुमाया है, 180। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 10 की घात -1, 7 में से 6 जाएगी, 1 बचेगा, इंटू ब्रैकेट में क्या रहेगा, ये रहेगा आपका 1 और ये cos 80 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 1 + 1 कितना, 2, यानी कि जो कार्य आएगा वो आएगा 4 × 10 की घात -1, मतलब 0.4 जूल। ठीक है, देख लीजिए, बड़ी आसानी से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। जो जो चीज़ें हमको दी जा रही हैं, जो जो वैल्यूज़ हमको दिए गए हैं, गिवन है, हम उन सबको प्रयोग करके जो फॉर्मूले हैं उनसे इनको सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक हमारा दिया है सतत आवेश वितरण, यानी कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हमने शुरुआत में बोला कि जब भी किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न किया जाएगा तो वो आवेश क्या होगा, पूरी वस्तु पर फैलेगा। अगर वस्तु का जो आकार है वो सतत है, एक समान है, यूनिफॉर्म है, तो आवेश भी एक समान रूप से वितरित होगा। तो आवेश किसी भी वस्तु पर जब वितरित होता है वो 3 तरीके से वितरित हो सकता है। पहला जो वितरण होता है आवेश का, वो उसको बोला जाता है रेखीय वितरण। क्या बोलते हैं, रेखीय वितरण। ठीक है, दूसरा जो होता है उसको बोला जाता है पृष्ठीय वितरण। पृष्ठीय वितरण। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं आयतन वितरण। कैसे, अब समझ लीजिए। रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण में क्या संबंध है या क्या अंतर है।
रेखीय आवेश वितरण क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई तार है या कोई रेखीय वस्तु है, आप इस वस्तु को Q आवेश देते हो। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है L। अगर आप इस वस्तु को आवेश दोगे तो होगा क्या? ये आवेश इस वस्तु पर, पूरी वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस अवस्था में हम क्या करें, अगर हम इसका एक छोटा सा पीस कट कर लें, इस तार का एक छोटा सा पीस कट कर लेते हैं, एक अवयव ले लेते हैं, तो इसके अवयव पर उपस्थित आवेश कितना होगा? मान लीजिए हमने एक छोटा सा पीस लिया, एक बड़ा सा पीस लिया, तो किस पर आवेश ज़्यादा होगा? बड़े वाले पर ज़्यादा आवेश होगा, छोटे वाले पर कम होगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा लंबाई हम लेंगे, अगर एक समान रूप से फैला हुआ है, तो जितनी ज़्यादा लंबाई होगी आवेश उतना ज़्यादा होगा, लंबाई जितनी कम होगी आवेश उतना कम होगा। तो इस स्थिति में हम देखें, अवयव के लिए हम बात करें, अवयव पर आवेश एक समान रूप से वितरित हुआ है, तो अवयव पर जो आवेश होगा वो कितना होगा? मान लीजिए dq है, किसके अनुक्रमानुपाती होगा? लंबाई के। dq अनुक्रमानुपाती dl। अगर हम यहाँ से अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएं तो एक नियतांक आएगा। क्या नियतांक आएगा? लैम्डा इंटू dl। यहाँ से अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से लैम्डा जो नियतांक आया है इसकी वैल्यू आएगी dq अपॉन dl। और अगर हम इसी अवयव को पूरे तार के बराबर मान लें तो ये कितना हो जाएगा? q अपॉन l। ठीक है, यहाँ पर ये एक नियतांक है लैम्डा। इस नियतांक को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हुआ है। अगर मान लीजिए किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है और वस्तु इस प्रकार से है जिसका क्षेत्रफल कितना है? a, और इसको q आवेश दिया जाता है। कितना? q आवेश दिया जाता है। तो q आवेश क्या होगा? इस पूरी वस्तु पर फैलेगा, इसकी सतह पर फैल जाएगा। अगर हम क्या करें, इसकी सतह से एक छोटा सा पीस कट कर लें, फिर से वही बात, हम यहाँ से एक छोटा सा पीस कट कर लेते हैं, छोटा सा एक अवयव निकाल लेते हैं, तो कंडीशन तो वही बनेगी। क्या? अवयव के लिए अगर आप बात करते हो अवयव के लिए, तो कोई भी अवयव जब आप इस कंडीशन में लोगे तो उस कंडीशन में जो उस अवयव पर जो आवेश आएगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा? उस अवयव के क्षेत्रफल के। जितना छोटा अवयव लोगे आवेश उतना कम, जितना बड़ा लोगे आवेश उतना ज़्यादा। अनुक्रमानुपाती का निशान हटाओगे तो यहाँ पर भी एक नियतांक आएगा। यहाँ पर एक नियतांक आता है सिग्मा इंटू डी ए। अगर हम यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकालें तो यहाँ से सिग्मा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी डी क्यू अपॉन डी ए, या इसी को हम क्या ले सकते हैं, पूरी सरफेस के लिए ले लें, पूरी पृष्ठ के लिए, तो q अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपका सिग्मा है, यहाँ पर भी सिग्मा एक नियतांक है और इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसी प्रकार से तीसरा आपका दिया है आयतन आवेश वितरण। मान लीजिए आपके पास एक कोई वस्तु है, ठोस वस्तु है, जिसका आयतन आप v मानते हैं। कितना आयतन है? इसका आयतन है v, और इसके पूरे आयतन पर क्या है? प्लस q आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। अगर हम इसका भी एक अवयव ले लें बेटा, इसका भी मान लीजिए हमने एक अवयव यहाँ से कट कर लिया, तो जब आप इसका अवयव कट करोगे तो फिर से वही बात बनेगी कि इसके अवयव पर भी जो आवेश होगा, कितना आवेश होगा? dq। किन किन कारकों पर निर्भर करेगा? इसके अवयव पर भी जो आवेश होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा? इसके आयतन के। अनुक्रमानुपाती का निशान हटाओगे, एक नियतांक आएगा, यहाँ पर नियतांक आता है रो इंटू डी वी। अगर आप इस नियतांक की वैल्यू निकालना चाहते हो तो कितनी आएगी? रो इज इक्वल क्या आएगा? डी क्यू अपॉन डी वी, या अगर पूरी वस्तु के लिए ले लो तो q अपॉन v। ठीक है,
अब यहाँ पर ये जो नियतांक है, इस नियतांक को क्या बोलेंगे? आइडिया तो लग ही गया होगा, इसको रेखीय आवेश घनत्व, इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा आयतन आवेश घनत्व। क्लियर? तो समझ लीजिए कि सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण में हमको जो नियतांक मिलता है उसको रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण में जो नियतांक मिलता है उसको पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, और आयतन आवेश वितरण में जो हमको मिलता है उसको आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये 3 प्रकार से आवेश वितरित हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देख लीजिए, ये वितरण तब के लिए बात की जा रही है जब वस्तु कैसी है? एक समान है। मान लीजिए वस्तु एक समान इस तरीके से दी गई है तो पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा, और मान लो वस्तु इस तरीके से ना देके इस तरीके से दी जाए, आपको नुकीली वस्तु दे दी जाए, तो ये याद रखना कि नुकीली वस्तु की जब आप बात करते हो तो नुकीली वस्तु की जो नोक होगी वहां पर आवेश का घनत्व पीछे की तुलना में बहुत ज़्यादा होगा, पीछे की तुलना में बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, आवेश का घनत्व पीछे की तुलना में बहुत ज़्यादा होगा। क्यों होगा? वो एक सिंपल सी बात आपको मालूम है, क्योंकि अभी आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा? डी, आपने जो पढ़ा था सिग्मा इज इक्वल डी क्यू अपॉन डी ए। तो नोक की बात की जा रही है, नोक का जो एरिया होता है बहुत कम होता है, एरिया कम होने के कारण क्या होगा? क्षेत्रफल कम होने के कारण इसका आवेश घनत्व जो होगा वो बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, टॉपिक एक आता है सतत आवेश वितरण से संबंधित, कि सतत आवेश वितरण के कारण बिंदु आवेश पर लगने वाला बल। तो अब बेटा देखो, तीनों आवेश वितरण के कारण हम पहले आवेश का मान निकालते हैं। आपने क्या पढ़ा? लैम्डा इज इक्वल डी क्यू अपॉन डी एल। तो अगर हम यहाँ से देखें तो इसके अलावा आपने और क्या पढ़ा हुआ है? दूसरा आपने पढ़ा है सिग्मा, पहला तो ये था, दूसरा आपने पढ़ा है क्या? डी क्यू अपॉन डी ए, तीसरा आपने पढ़ा है रो इज इक्वल डी क्यू अपॉन डी वी। अगर हम इन तीनों की बात करें तो इन तीनों से क्या संबंध आएगा? यहाँ से जो संबंध आएगा डी क्यू इज इक्वल क्या आएगा? लैम्डा इंटू डी एल। यहाँ से संबंध निकालते हैं तो यहाँ से क्या संबंध आएगा? यहाँ से आप देखते हो तो क्या आएगा? डी क्यू इज इक्वल सिग्मा इंटू डी ए, और आप यहाँ से संबंध निकालते हो तो यहाँ से क्या आएगा? डी क्यू इज इक्वल रो इंटू डी वी। ठीक है, 3 संबंध आपको मिल रहे हैं आवेश के। बहुत अच्छे से इन तीनों संबंधों को समझ लीजिए। ठीक है, सतत आवेश के कारण बिंदु आवेश पर लगने वाला बल। अब आवेश वितरण के कारण अगर आप देखें, आवेश वितरण के कारण बल, कितना होगा बल? तो जरा देखिए, बल का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम 2 चीज़ें नोट कर लेते हैं। Q क्या है? आवेश वितरण है, और जो स्मॉल q माना है वो क्या है? उसको हमने माना है बिंदु आवेश। ठीक है, बिंदु आवेश मान लें। अब इस स्थिति में देखो, इसको अगर हम चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q को क्या लिखा जा सकता है? समाकलन ऑफ डी क्यू लिखा जा सकता है, इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। Q को समाकलन ऑफ डी क्यू लिख सकते हैं ना, समाकलन डी क्यू। अगर हम ये लिख सकते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, जो नियतांक है वो बाहर ले आए, तो F इज इक्वल क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम सदिश रूप में लेना चाह रहे हैं इसको तो ये क्या होता है? R कैप लगता है, तो इसमें R कैप भी रहेगा सब में। ठीक है, Q अपॉन R स्क्वायर हमने इसको इधर ले लिया, क्या बचा?
समाकलन डी क्यू इंटू आर कैप। अगर ये परिस्थितियां बन जाती हैं तो इन परिस्थितियों के लिए अब देखो तीनों का हम समझते हैं। नंबर 1, रेखीय आवेश वितरण के लिए देखिए, रेखीय आवेश वितरण के लिए जो आपका होगा बल, किसके लिए? रेखीय आवेश वितरण के लिए, मतलब लाइन, ठीक है। कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर समाकलन क्या होगा? लैम्डा इंटू समाकलन। अब देखो ये डी क्यू है, डी क्यू का मान यहाँ से रखेंगे कितना? लैम्डा इंटू डी एल इंटू क्या बचा? आर कैप। ये पहला हो गया। दूसरा समझो, दूसरा किसके लिए? पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए, यानी कि एरिया पर बात करी जा रही है। कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर समाकलन। डी क्यू का मान यहाँ से रखो, सिग्मा इंटू डी ए इंटू आर कैप। तीसरा क्या होगा? तीसरा किसके लिए है? तीसरा है आपका आयतन के लिए, तो वॉल्यूम यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर समाकलन। डी क्यू का मान ये वाला रख दो, रो इंटू डी वी इंटू आर कैप। क्लियर? तो देख लीजिए ये सारे के सारे जो आ रहे हैं ये सतत आवेश वितरण के कारण जो हमारा निकल के आया है, बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, उन सभी के मान है। ठीक है, आगे देखते हैं। और आगे देखते हैं क्या, पहले इसी को समझ लेते हैं। देखिए वैसे इससे रिलेटेड कभी भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन फिर भी अगर हमारे सिलेबस में दिया है तो हमने इस पर फोकस किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।